स्टार्टिंग आ जाओ। तुम्हारे पास ये जो लैब है, अगेन अभी तक सुपरवाइज्ड लर्निंग ही चल रही है। दो इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिथम्स है, एक लीनियर रिग्रेशन और दूसरा डिसीजन ट्री। दोनों में फ़र्क ये है कि तुम्हारा लीनियर रिग्रेशन, अच्छा, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की भी दो टाइप्स होती हैं, एक रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। दोनों में फ़र्क ये है कि क्लासिफिकेशन तुम्हारा डिस्क्रीट आउटपुट्स देता है और रिग्रेशन तुम्हारा कंटिन्यूस आउटपुट्स देता है। मतलब ये कि लेट्स से कोई कैटेगोरिकल आउटपुट है कि लेट्स से तुम्हारे पास अगर हार्ट डिजीज़ की बात हो रही है तो हार्ट डिजीज़ है या नहीं, येस और नो, कैटेगोरिकल आउटपुट है, डिस्क्रीट है। या फिर अगर सही। क्लासिफिकेशन की बात हो रही है कि कौन सा फ्लावर है, तो तीन थे हमारे पास पिछली लैब्स में, 3 या 5 या 10 भी हों, मसला नहीं है। लेकिन अगर कैटेगोरिकल है, सिर्फ आउटपुट 10 में से ही हो सकता है, तो फिर वो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाई हो रहा है इनटू डिस्क्रीट चंक्स या डिस्क्रीट ग्रुप्स, ठीक है। जबकि रिग्रेशन जो सही। है वो कंटिन्यूस आउटपुट होता है, यानी कि कोई डिस्क्रीट चंक्स में नहीं होता, वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस होती है। अब कंटिन्यूस का मतलब, बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट इज़ विद एन एग्जांपल, हाउस मॉडल्स की जो प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे थे हम लोग। अब जो हम्म। प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे थे वो डिस्क्रीट चंक्स में ब्रेक नहीं हुई थी कि या तो 1 होगी या तो 10 होगी या तो 5 होगी, वो किसी भी रेंज में लाई कर सकती थी वो। तो इसलिए वो कंटिन्यूस आउटपुट था, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 1.1 हो, कुछ भी इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज़ थी तुम्हारे पास, इसलिए उसको कंटिन्यूस आउटपुट कहते हैं। तो जहाँ पे भी कंटिन्यूस आउटपुट आता है वहाँ पे रिग्रेशन लगता है, जहाँ पे डिस्क्रीट चंक्स में आउटपुट आता है यानी डिस्क्रीट आउटपुट्स आते हैं, वहाँ पे क्लासिफिकेशन लगती है, ठीक है। मतलब आइदर 1 और 0। नहीं, आइदर वन डिस्क्रीट और वो में तो बाइनरी मतलब क्लासिफिकेशन यस है। और नो। नहीं, वो अच्छा। बाइनरी क्लासिफिकेशन है। ज़रूरी नहीं है कि क्लासिफिकेशन सिर्फ दो ग्रुप्स में हो। अभी मैंने जो फ्लावर वाली एग्जांपल बताई थी, जो हम्म। तीन पिछली लैब्स में 3 थे फ्लावर्स या 4 थे, जितने भी थे, वो तीन भी थे, हाँ। क्लासिफिकेशन थी। वो बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं थी बिकॉज दो नहीं थे, लेकिन वो क्लासिफिकेशन थी बिकॉज जो ग्रुप्स में क्लासीफाई हो रहे थे कि या तो फ्लावर ये होता, या तो ये होता, या तो थर्ड वाला होता, या तो फोर्थ वाला होता, इसके अलावा आउटपुट पॉसिबल ही नहीं था, तो वो सही। इसलिए डिस्क्रीट है, ठीक है। ओके, अब तुम्हारे पास लिनियर रिग्रेशन के दो टाइप्स हैं, एक होता है तुम्हारे पास मतलब दो वेरिएंट्स हैं कह लो। हम्म। एक होता है यूनिवेरिएट और एक होता है मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन। एक यूनिवेरिएट लिनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि तुम्हारे पास अगर एक ही फीचर है तो वो यूनिवेरिएट है, ठीक है, एक सही ही है, हाँ। वेरिएबल है। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं तो फिर तो मल्टीपल मल्टीवेरिएट। लिनियर रिग्रेशन हो गया, ठीक है। हम्म। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन करता क्या है कि वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स बनाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास फंक्शन होता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू समथिंग, उससे वो स्ट्रेट लाइन बनती है तुम्हारी, इसलिए लीनियर है हम्म। ये, राइट। स्ट्रेट लाइन सही, बनती है हाँ। और स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या हाँ। होता है, वाई इज़ इक्वल्स वाई टू इक्वल टू एम एक्स एम प्लस बी, एक्स। हाँ। राइट। अगर तुम्हारे पास ये लाइन बन जाए, कहीं भी हम्म। लाइन बन जाए तुम्हारा, चाहे वो यहाँ पे बने और यहाँ पे बने, तो तुम वो प्रिडिक्ट कर हाँ। सकते हो कि x की किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू पे y की कौन सी वैल्यू होगी, कैरेट। वाली बात दोबारा रिपीट करना। अगर तुम्हारे पास ये लाइन बन जाती है कोई भी, ठीक है, हम्म। तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर x की कोई भी वैल्यू चूज़ की हम लोगों ने, लेट्स से ये वाली, ओके, तो वाई की तो कौन सी वो आती है। कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कौन सी होगी। तो लीनियर सही। रिग्रेशन यही करता है कि वो बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि, यूजुअली क्या होता है कि तुम्हारे पास जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते आ रहे होते हैं तो इसमें तो स्ट्रेट ऐसे ही पॉइंट्स बनता है कि एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, तो हम लोग ने स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, राइट। अब अगर तुम्हारे पास लेट्स से कि एक पॉइंट यहाँ पे, 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 एक पॉइंट यहाँ पे एंड सो ऑन, तो वो एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ होगी, जो कि बेस्ट फिट लाइन का क्या मतलब होगा कि सबके ऑन एवरेज जो डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट है वो मिनिमम है, कैरेट इट। सही। अब एक हम्म। इसमें एग्जांपल भी बताया हुई है कि ये जैसे ये रहा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ होती तो वो इनके तो हाँ। पॉइंट बहुत करीब होती लेकिन बाकी सबके दूर हो जाती,
तो तुम्हारा जो हम्म एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट्स वो ज़्यादा हो जाता। तो ये जो रिग्रेशन लाइन बनी है इसको बेस्ट फिट लाइन भी कहते हैं। ये इसी तरीके से बनती है कि जो एवरेज हुआ डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट्स है वो मिनिमम हो। सही। ठीक है, इसे बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। अब जब ये बेस्ट फिट लाइन बन गई है, इस बेस्ट फिट लाइन के थ्रू ही प्रिडिक्शन होती है। अगर हमें जानना है कि जब x की वैल्यू 50 है तो y की वैल्यू क्या होगी, सिंपली लाइन एक्सटेंड की हम लोगों ने और फिर देखा कि कॉरेस्पॉन्ड क्या कर रही है, x की वैल्यू जब 50 है तो y की वैल्यू क्या है, इस लिहाज से प्रिडिक्शन सही। होती है। इसकी ओके। एग्जांपल तुम्हारे पास सैलरी वाली ले लो, एग्जांपल सैलरी वाली आएगी, हाँ सैलरी वाली आएगी। ठीक है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे ईयर्स सैलरी तुम्हारा आउटपुट है और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तुम्हारा फीचर है कि डिपेंडेंट कोरिलेशन है, जितने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा जनरली उतना ही तुम्हारे पास सैलरी ज़्यादा होगी, राइट। हाँ। अब देखो, अब ऑब्वियसली हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है, किसी के 4 साल का एक्सपीरियंस है वो तो ऐसा भी होता है कि किसी कोई 3 साल के एक्सपीरियंस में से ज़्यादा कमा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द जॉब एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसलिए ये हम्म परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आइदर वे इसमें एक्स ये रहा और वाई ये रहा। और अगर इसमें डाटा पॉइंट्स में तुम्हारे पास 6 तक है, अगर तुम्हें जानना है कि अगर किसी का 7 ईयर एक्सपीरियंस क्या हो तो तुमने इसकी बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ की एंड देन तुमने उसमें देखा कि एक्स की वैल्यू जब 7 है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू क्या होगी। हम्म, कैरेट। हाँ। ठीक है, अच्छा अब इसको यूज़ कैसे करते हैं उसमें, बाकी सब कुछ वही है। लीनियर sklearn डॉट लीनियर मॉडल में तुमने इंपोर्ट किया लीनियर रिग्रेशन, और फिर सिंपली तुमने क्या किया, डाटा सेट को इंपोर्ट किया, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को तुमने जो है वो एक्स में ले लिया और इसको रीशेप कर दिया वन डिमेंशनल में, जो कि वही। लास्ट लैब में हुआ हुआ था। इसको वन डिमेंशनल में कन्वर्ट किया, इसको भी वन डिमेंशनल में कन्वर्ट किया। ठीक है, जब ये कर सही है। दिया तो ये आगे पीछे हुए स्क्रीनशॉट्स, जब ये तुमने कर दिया तो फिर क्या किया तुमने कि उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर दिया एज ऑलवेज। हाँ। ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट और कर दिया तुमने, टेस्टिंग में और फिर तुमने ये लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर तुमने डॉट फिट प्रेडिक्ट। उसका मेथड यूज़ करते हुए उसका मॉडल तैयार कर दिया। जब ये मॉडल तैयार हो गया यूजिंग एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, और फिर लीनियर रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट के अंदर तुम अपनी वैल्यू देती हो एंड देन जो उसके आउटपुट में प्रिडिक्शन आता है वो यहाँ पे सेव हो जाता है। ठीक है, सही। अब इसमें ये जो एक्स टेस्ट है इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो वो मल्टीपल प्रिडिक्शंस तुम्हारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। यहाँ पे सिंगल वैल्यू भी दे सकते हो तो एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सही। ओके। अब यहाँ पे एक्चुअली और टेस्टेड में डिफरेंस आया हुआ है, यहाँ पे 37,000 है और प्रिडिक्टेड 40,000 है एंड सो ऑन। अब इसको विजुलाइज को करने के लिए, कि इसकी एक्यूरेसी प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग 3 डिफरेंट स्क्वायर एरर्स हैं, डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट एरर बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्टेड वैल्यूज़, वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आ रहा है तुम्हारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या बताता है कि तुम्हारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है एरर्स की, यानी कि तुम्हारे पास अगर आ रहा है तुम्हारे पास ये इसकी वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू 5 आ रही है, तो ऑन एवरेज तुम्हारा जो मॉडल है वो 5 यूनिट्स प्रिडिक्टेड से दूर होता है। क्या मतलब है इसका, 5 यूनिट प्रेडिक्शन से दूर होता है। हाँ क्या मतलब है इसका, कि फॉर एग्जांपल अगर एम ए 10,000 है तो हाँ। ये बता रहा है ऑन एवरेज द प्रिडिक्टेड प्राइसेस आर ऑफ बाय $1,000, $10,000 फ्रॉम द एक्चुअल प्राइसेस। अब वो क्या मतलब, इसका एसेंस ये एब्सोल्यूट है ना, तुम ये फार्मूले में भी देख लो कि यहाँ पे एब्सोल्यूट वाला वो लग रहा है। एब्सोल्यूट का क्या हम्म मतलब होता है कि वो साइंस इग्नोर करता है। तो यहाँ पे हाँ। ये पता नहीं चल रहा कि वो 10,000 ज़्यादा बता रहा है 10,000 कम बता रहा है, बस ऑन एवरेज वो 10,000 ऑफ होता है, या तो ज़्यादा या तो कम। ओके, ओके। कैरेट या और एक्सप्लेन करूँ इसको। नहीं, सही है। ठीक है, अच्छा ये जनरली बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वे होता है, सिंस ये बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है मैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर
इज़ द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड एरर्स। अब इसमें वो जो सेम चीज़ है इसमें, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है और साथ साथ वो स्क्वायर भी हो रहा है। स्क्वायर करने से क्या फ़ायदा होता है कि तुम्हारे पास जितना एरर बढ़ेगा उसका वेट ज़्यादा होगा। यानी क्या? जितना एरर बढ़ेगा उसका वेट ज्यादा होता है, हाँ, मतलब। क्या मतलब है इसका? तुम्हारे पास एक दफ़ा एरर, तुम्हारे पास प्रिडिक्शन थी तुम्हारे पास 2, और सॉरी, एक्चुअल वैल्यू थी तुम्हारे पास 2, और प्रिडिक्ट हुआ हम्म। तुम्हारे पास क्या? 4। ठीक है। सही है। इनका अगर डिफरेंस कैलकुलेट किया तुमने, क्या आ गया? 2। 2 आ गया। और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। 4। ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से ज़्यादा डिफरेंस आता है, एक्चुअल थी 3 और आई है तुम्हारे पास 60, हम्म। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 57। और 57 का अगर स्क्वायर करो तो बहुत ज़्यादा बनता है। तो वो जो मैं बात बता रहा था उसका वेट ज़्यादा हो गया कि अगर तुम्हारे पास जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना वेट भी तुम्हारे पास ज़्यादा होगा। तो वो जो मीन, सॉरी उसका फुल नाम क्या है इसका? मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर एरर। मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी जितने तुम्हारे पास उसका वेट होगा। मतलब कि ये जो डिफरेंस वाली चीज़ है ना, हाँ। मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू में ये ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहा होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है, एंड इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी। अब अगर हम लोग उसमें देखते रहे, अगर रैंडम पहले वाले में देखते, तो ये 4 आ रही थी, हम्म। सॉरी ये 2 आ रही हाँ, थी, ये और 2 ये थी और वो 4 थी। 57 थी। अच्छा। राइट, हम लोग इसमें स्क्वायर तो कैलकुलेट नहीं कर रहे थे ना। इन हम्म। दोनों में डिफरेंस अभी भी है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन अगर हम लोग 57 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है तुम्हारे पास समथिंग अराउंड 2000, 3000 समथिंग आ जाता है। तो 3000 और 4 में देखो डिफरेंस बहुत आ गया। तो इस वजह से मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू भी उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ेगी। तो मीन स्क्वायर एरर जो है वो तुम्हारे पास जो जो जिनमें डिफरेंस ज़्यादा है उनको ज़्यादा वेट दे रहा है। ठीक है। उनको ज्यादा वेट दे रहा है, हाँ, सही। वो ज़्यादा मैटर करते हैं। हाँ, सही, हाँ। ठीक है। ओके, लेकिन इससे मसला ये होता है कि तुम्हारे पास जो लेट्स से कि इफ़ MSE यानी मीन स्क्वायर एरर इज़ 2 मिलियन, दैट मीन्स द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअल प्राइसेस इज़ 2 मिलियन। मतलब अब इसमें इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है। वाई? बिकॉज इसमें जो आउटपुट आ रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले हम्म। वाले की बात करूँ तो ये बता रहा था कि ऑफ बाय कितना है? 10,000। ये साफ साफ मुझे हाँ। बता रहा था 10,000। अब ये जो है ना, ये एक्चुअली स्क्वायर बता रहा है कि जो आउटपुट है उसका ऑफ का ये स्क्वायर बता रहा है कि बाय स्क्वायर करके कितना डिफरेंस होगा। तो इसको अगर रूट लेंगे हम लोग तो फिर वो एक्चुअली बताएगा कि वो आ, उसकी एक्चुअल डिफरेंस कितना है। वरना ये अभी उसका स्क्वायर बता रहे हैं, यानी अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना तो वो मुझे हम्म। बताएगा कि ऑन एवरेज एक्चुअल वैल्यू से प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी ऑफ है। 2 मिलियन का ज़रा स्क्वायर करो, क्या होता? 2 मिलियन का स्क्वायर। 20,000, 200,000, 2 मिलियन और स्क्वायर 1,414। राइट। एक्चुअली तुम्हारे पास 1,000 ऑन एवरेज, प्रिडिक्शन जो है वो 1,414 से ऑफ होती है। लेकिन वो मीन स्क्वायर एरर क्या बता रहा है? 2 मिलियन बता रहा है बिकॉज वो स्क्वायर कर रहा है उसको। ठीक है। सही। हाँ। ओके, दिस नंबर इज हार्डर टू इंटरप्रेट डायरेक्टली ड्यू टू द स्क्वायरिंग। अब वो रूट मीन स्क्वायर वो टेक्निकली यही कर रहा है कि इसके आउटपुट को क्या कर रहा है? वो रूट कर रहा है, तो फिर वो वही आ रहा है। ओके। ठीक है। अब हम्म। इसके फार्मूले में भी देख लो कि एग्जैक्टली यही फार्मूला है, बस रूट मीन स्क्वायर में वो रूट लगना। रूट लग रहा है, सही। ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए तुम्हारे पास। अब ये था तुम्हारे पास रिग्रेशन का एल्गोरिथम था। अब आ जाता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री तो बहुत आसान भी है। ठीक है, इसकी थ्योरी भी हम्म। आसान है। एस सच के हम लोग क्या होता है कि इसकी कोई एग्जांपल नहीं है डाटा सेट। चलो, होगी। इसमें है नहीं एक्चुअली। हाँ, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर नहीं है।
खैर इसका मकसद क्या है डिसीजन ट्री का, कि हम लोग एक मॉडल बना लेते हैं बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग डाटा। तुम्हारे पास लेट्स से कि यहाँ पे आ रहा है सैलरी, या एक सेकंड, कोई वेदर टेनिस वाला कर लेते हैं चलो। उसके क्या क्या थे फीचर्स, क्या क्या थे, एक टेम्परेचर था, ह्यूमिड था, वेदर था, चलो 3 कर लेते हैं, हाँ ठीक है। ओके, पहला कर लेते हैं हम लोग वेदर, ठीक है, विथ। अब इसके 3 या 2 कर लेते हैं हम लोग। एक है या तो वेदर सनी हो सकता है, हम्म। या तो ओवरकास्ट हो सकता या है, तो रेन ओवरकास्ट सही है। ठीक है। अगर सनी के भी तुम्हारे पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अब जब सनी होगा तो हम लोग लेट्स से अब देख लेते हैं कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ये 2 हो सकते हैं, अगेन अगेन अपने हिसाब से बता रहा हूँ, रैंडम एग्जांपल, लो और हाई, हम्म। ठीक है। अब अगर टेम्परेचर लो होगा तो फिर हम लोग कह देते हैं कि टेम्परेचर लो होगा तो हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं, क्या था? कि लेट्स से प्ले टेनिस कह देते हैं, ठीक है। और अगर सही हाई है। है तो फिर कह देते हैं नो, मतलब एक प्ले टेनिस का यस और एक का नो। और जो अब ओवरकास्ट की बात आ रही है, ओवरकास्ट में भी हम लोग ने अब क्या देखा, टेम्परेचर देखा। अब ओवरकास्ट में तुम्हारे पास उल्टा हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर टेम्परेचर लो है तो आउटपुट आएगा नो, और अगर टेम्परेचर हाई है तो आउटपुट आएगा यस। तो ये जब लेट्स से किसी भी बेसिस पे वो जो एंट्रोपी वगैरह कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी बेसिस पे हम्म। डिसीजन ट्री बन गई। अब ये डिसीजन ट्री बन गई यानी कि मॉडल बन गया, तो अब इससे प्रिडिक्ट कैसे होता है। अब लेट्स से तुम्हारे पास एक नया डाटा पॉइंट, नया डाटा आया, उसमें तुम्हारे पास जो वेदर है वो सनी है, हम्म। और जो टेम्परेचर है वो लो है, ठीक है। तो वो सबसे पहले टॉप पे जाएगा, एंड देन देखा कि वेदर जो है वो सनी है और कास्ट है। अगर सनी है तो यहाँ पे जाएगा वो, तो वो सही है। एंड देन वो टेम्परेचर देखेगा, लो है हाई है, और यहाँ पे जाएगा। एंड देन वो तब तक जाता रहेगा जब तक वो टर्मिनल यानी कि लीफ नोड पे ना आ जाए। लीफ नोड पे हमेशा तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन या आउटपुट होगा, विच इज़ इन दिस केस अगर तुम्हारे पास सनी है और टेम्परेचर लो है तो आउटपुट क्या आएगा, यस, यानी कि वी कैन प्ले टेनिस। हम्म। तो इस हिसाब से तुम्हारे पास जब भी कोई डाटा डाटा आएगा तो वो डिसीजन ट्री में ट्रैक करता जाएगा, एंड देन उसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, सही है। ठीक है। ये थी तुम्हारे पास क्लासिफिकेशन। अब जो हम लोग जिस बेसिस पे ये कर रहे होते हैं, डिसीजन ट्री बना हाँ। रहे होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी की डेफिनेशन इन फिजिक्स एंड इन जनरल इज रैंडमनेस, ठीक है। ओके। रैंडमनेस का क्या मतलब है, कि हम लोग वो देखते हैं जिसकी एंट्रोपी सबसे कम हो। जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एंट्रोपी होने का कम का क्या मतलब है, कि लेट्स से सनी में क्या होता, वेदर में क्या होता है, या वेदर में कह लेता, वेदर में तुम्हारे पास, या एक्चुअली सनी का कह देते हैं, अच्छा सनी का बेहतर होगा। सनी में तुम्हारे पास 3 पे हाई और 3 पे यस आ रहा है, ठीक है, हाँ। और 2 पे नो आ रहा है। नो। तो तुम देखो, अगर सनी सिर्फ पता हो तो इसकी बेसिस पे इसकी एंट्रोपी हाई है, क्योंकि इसकी रैंडमनेस भी हाई है, कभी यस हो रहा है और कभी नो हो रहा है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं कि ओवरकास्ट की लेट्स से, ठीक है,
और ओवरकास्ट में लिखा हुआ है तुम्हारे पास कि जब भी ओवरकास्ट है तो हमेशा कैसा 5। और ज़ीरो नो हम्म। है। तो इसमें रैंडमनेस कम है बिकॉज जब भी ओवरकास्ट आएगा देन हमेशा यस ही आएगा रिगार्डलेस ऑफ दिस। तो हम लोग हमेशा उसी को टॉप पे सेलेक्ट करते हैं जिसकी एंट्रोपी क्या हो, लो, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको पहले चेक करते हैं एंड देन बाकी फीचर्स को चेक करते हैं। सही है। ठीक है, इसकी बेसिस पे डिसीजन ट्री बननी होती है, उसके एंट्री के पीछे लॉजिक थी। अब फाइनली तुम्हारे पास ये जो डिसीजन ट्री बन रही होती है, ये तो एंट्री मैंने बताया था, 3-4 और तरीके हैं जिनके थ्रू वो डिसीजन ट्री बन रही होती है। ओके, ये सिर्फ नाम बताए हुए हैं, बताया हुआ नहीं है कि एक्चुअली काम कैसे करता है, तो हम नॉट गोना एक्सप्लेन कि ये काम कैसे करता है। सही। बाकी 4 टास्क हैं। इम्प्लीमेंट द एग्जाम्पल्स गिवन इन द मैनुअल एंड एलैबोरेट द रिजल्ट्स। तो जो सैलरी वाला था वो इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, सैलरी वाला तुमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हाँ। सही। ओके, apply linear regression on the dataset provided with the manual weather and predict the minimum temperature based on the maximum temperature. Minimum temperature based on the maximum temperature, तो इसमें x क्या है और y क्या है? मिनिमम टेम्परेचर पढ़ो। मतलब मिनिमम टेम्परेचर बेस्ड ऑन द मैक्सिमम टेम्परेचर, मतलब मिनिमम टेम्परेचर बताना है ना हमें, मैक्सिमम टेम्परेचर को मतलब डिपेंडेंट है ना हाँ, मिनिमम तो इसमें टेम्परेचर हमारा। x और y क्या है? एक्स हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर है और वाई हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर है। परफेक्ट, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ये भी देख लो तुमने कैसे किया हुआ है। छोड़ो कोड वोड में दिखाओ लोगों को। क्यों? सही हुआ है पता नहीं। सही हुआ हुआ होगा, प्रीटी श्योर सही हुआ होगा। स्कैटर बाय फ्लैटन, कहाँ से शुरू हो रहा है वो? टास्क 2 लिखा हुआ होगा। हाँ, ये रहा वेदर। अब ये x में तुमने मैक्स कर लिया, y में तुमने मिनिमम कर लिया, फिर तुमने सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे तुमने उसको स्प्लिट किया हुआ है, लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसको फिट किया हुआ है एंड देन तुम प्रिडिक्ट कर रही हो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब वही सब काम है जो वो सब पहले पर उसका वही हुआ। काम है, घिसे पिटे हाँ। सिंटेक्स है। For the heart disease, use the categorical variable to learn a decision tree to classify the records. Your model should be learned against a 70-30 testing and training split. टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग स्प्लिट, ये उल्टा लिखा है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग स्प्लिट होना चाहिए क्योंकि ट्रेनिंग हमेशा ज़्यादा होता है और टेस्टिंग हमेशा कम होता है। टेस्टिंग कम होता है। ऑल द परफॉर्मेंस एवेल्यूशन मैट्रिक्स शुड बी रिपोर्टेड। तो अब हमें इसमें डिसीजन ट्री लगाना है। डिसीजन ट्री का सेंस मैनुअल में सिंटेक्स नहीं है, तो यहाँ पे देख लो, तूने यहाँ पे पहले हार्ड रिपोर्ट की हुई है। एवरीथिंग एक्सेप्ट द लास्ट कॉलम तुमने एक्स में किया हुआ है, लास्ट कॉलम तुमने पाई में किया हुआ है, जो आउटपुट है। मैंने किया। ट्रेनिंग और टेस्टिंग तुमने इसमें भी 0.2 लिखा हुआ है, फिर चैट जीपीटी से लिया होगा तुमने, लेकिन ये होना क्या हाँ चाहिए? ये 30 होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए। 0.3 होना चाहिए। ठीक है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर तुमने जो यहाँ पे इंपोर्ट की हुई थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, सेम फिट यूज़ किया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, और डॉट प्रिडिक्ट से उससे क्लासिफिकेशन हो रही है, और एक्यूरेसी स्कोर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये वही लास्ट लैब वाली चीज़ है। इन्होंने इसका कोड ही नहीं दिया था ना उसमें, लैब में, लैब मैनुअल में, हाँ। लैब में बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था वो। तो वो ये तो अच्छा, बहुत सिंपल है, लेकिन ये डिसीजन ट्री हाँ ये वो समझ रहा। हाँ। जैसे लीनियर रिग्रेशन का है वैसे डिसीजन ट्री का, बस इसमें इसका ऑब्जेक्ट हाँ। बन रहा है, उसमें उसका ऑब्जेक्ट बन रहा था, फ़र्क है। एक्सप्लोर द वेदर नोटबुक कैगल प्रोवाइडेड टू यू विद द लैब मटेरियल। तो बस सिंपली एक्सप्लोर करना है, स्क्रॉल ऊपर नीचे करना है और फिर वो एक्सप्लोर हो जाएगा। हाँ। सही है, सही है। तो वैसे मैंने तुमने खोला किया भी हुआ नहीं नहीं था है इसको। एक्सप्लोर, हाँ। हाँ। तो ये थी लैब थोड़ा ना 9। बहुत अजीब सी इसमें वो है, क्या है? सीएसवी फाइल जो है ना, खोल के देख। अच्छा ये क्या है कि ये तुमने थोड़ा किया सा। है? नहीं नहीं उस अच्छा, उनके पास से प्रोवाइडेड थी ये। प्रोवाइडेड थी। ओके, तो ये थी तुम्हारी लैब 9। ठीक है, और अब जो कल कितनी लैब्स बाकी हैं?
10, 11 और 12, राइट? 12। 3 बाकी है। यस। तो कल 11 दो। 12 न्यूरल नेटवर्क पे। डन डन डन। कल और दो वो केक लिस्टिंग पे। और परसों तीसरी। फिर सारी यस। लैब्स कंप्लीट हो जाएंगी। कल मैं यस। बाकी कंपाइलर भी कल ही करवाऊंगा और फिर ट्यूसडे को कंप्लीट सारी।